गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से आ रही है, जहां पर पीवीसी बाजार में एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। दमकल की 25 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। हालांकि किसी के हाथात होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से, जहां पर पीवीसी बाजार में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई है और दमकल की 25 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। लेकिन क्योंकि प्लास्टिक का गोदाम था, प्लास्टिक का सामान भरा हुआ था, इसलिए आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी विकराल रूप वहां पर ले चुकी है। पीवीसी बाजार है, प्लास्टिक का सामान उस पूरे बाजार में मिलता है और उसी प्लास्टिक के गोदाम में ये आग भड़क उठी अचानक। किस कारण से आग लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पहली कोशिश दमकल विभाग के लोगों की है कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए और वो कोशिश जारी है और उस काम में दमकल की 25 गाड़ियां लगी हुई हैं। तस्वीरें आप दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। प्लास्टिक का गोदाम है, पूरे गोदाम में प्लास्टिक का सामान भरा हुआ था। आग, ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल होगी, कितनी भयावह होगी। डर इस बात का भी कि आसपास और भी प्लास्टिक के गोदाम हो सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश ये कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। तस्वीरें दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक के गोदाम में एक आग लग गई। पीवीसी बाजार है, वहीं पर प्लास्टिक का एक गोदाम था, प्लास्टिक के सामानों से भरा हुआ था और अचानक आग भड़क उठी रात में, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, इस आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरा अपडेट देने के लिए। अहमद, क्या अभी तक इस आग पर काबू पाया जा सका है? पूरी जानकारी क्या है, जरा साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, आपको बताना चाहूंगा कि एक प्लास्टिक का गोदाम है दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास। वहां पर जो है देर रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है ये फायर दमकल विभाग को उसकी सूचना दी गई थी। आग इतनी भयानक थी कि 25 दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर रवाना कर दी गई दमकल विभाग की तरफ से। और सूत्रों के मुताबिक अभी भी आग की लपटें जो है वो इतनी भयानक है कि इस पर पूरी तरीके से काबू जो है वो दमकल विभाग की तरफ से नहीं पाया जा सका है। लगातार जो है दमकल विभाग की तरफ से पानी का छिड़काव जो है वो उससे जरूर किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक का गोदाम है तो जो वोलेटाइल पदार्थ होता है प्लास्टिक, इस वजह से जो आग है वो पूरे प्लास्टिक के गोदाम में फैल चुकी है। इसलिए हालांकि एक जरूरी सूचना ये भी है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना जो है वो दमकल विभाग की तरफ से जो है वो अभी नहीं दी जा रही है, लेकिन आग की लपटें जो है वो काफी तेज थी। कल रात 1:30 बजे ये आग लगने की घटना जो है वो सामने आई और 25 गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है। जी आकर जी बिलाल, आप नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। मोहम्मद बिलाल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और देखिए, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आवाम को कंगाली की भट्टी में झोंकने के बाद अब फौजी बूटों के आगे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान से ये रिपोर्ट देखिए, बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है ये। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आए तो थे बड़े खुलूस से, लेकिन जब ताश चुभने लगा तो पतली गली तलाश ली और उसी फौज के कदमों में पहुंच गए जिसने बड़े भाई को मुल्क बदर किया था। खबर है कि शहबाज अब पाकिस्तान को फौज के हवाले कर सकते हैं, मतलब मार्शल लॉ लगा सकते हैं। इस खबर से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। यहाँ पर जो आज हुकूमत है जिस दोराहे पर खड़ी है, आपको लगता है कि इतनी जल्दी अपने आप को एक कब्र में दफन होने के लिए पेश कर देगी कि आओ आओ मुझे दफना दो, मेरा तो सियासी जनाजा निकल चुका, अब दफन भी कर दो मुझे? तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा। ऑप्शंस क्या है? सख्त ऑप्शन जो है वो मार्शल लॉ का है। पाकिस्तानी फौज के सेलेक्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ कंगाली से लड़ने के लिए खैरात के भरोसे बैठे रहे, लेकिन तिजोरी में लगा करप्शन का खून खैरात की पाई पाई चबा गया। अब सऊदी अरब ने $2 अरब की नई गारंटी तो दे दी है, लेकिन IMF कर्ज देने को अब भी तैयार नहीं। शहबाज ने हार कर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। तकरीबन 2.5 घंटे ये इजलास जारी रहा है और अब सर्विसेज चीफ्स और वज़राए आला जो है वो वापस जाना शुरू हो गए और ज़रा का कहना है कि फोरम ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया है और अंदरूनी खलफिशार और कौम को तकसीम करने की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने दी जाएगी। फोरम ने यह अज़म जाहिर किया और मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फोरम ने कोई मामला पर किसी भी दबाव में न आने का जाहिर किया। मतलब फौज ने शहबाज को अभी गद्दी से हटाया नहीं है,
पाकिस्तान में ये बात भी बड़े जोर शोर से कही जा रही है कि फौज इस कंगाली में मुल्क चलाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। वो बस शहबाज को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेगी। अगर ऐसा हुआ तो शहबाज के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि वो आवाम का ध्यान रोटी से हटाने के लिए हिंदुस्तान से जंग छेड़ दे। दूसरा ये कि वो मुल्क के कंगाली का हवाला देकर पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दे। शहबाज को पाकिस्तान की औकात पता है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान से भिड़े तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा, इसलिए वो इमरजेंसी प्लान यानी दूसरे ऑप्शन पर फोकस कर रहे हैं। हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। हमने अगर पैदा करना होता तो बहुत पहले हो जाता। इमरजेंसी किस सूरत में लग सकती है सर? आइन के आर्टिकल 232 में लिखा हुआ है। पाकिस्तान में इमरजेंसी की चर्चा तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 24 मई को इलेक्शन कराने का फरमान सुनाया और शहबाज ने पार्लियामेंट पे वो फैसला पलट दिया। अब मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, और क्योंकि वक्त से पहले किसी की अपॉइंटमेंट सूट करती है, किसी दिमागी मरीज ने कोई फैसला कर दिया है, उस फैसले को पूरा करने के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी सियासी पार्टीज, पूरा मुल्क उसके पीछे चल पड़े। अनरेस्ट है वो फैलाना जिसका एजेंडा यही है, उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज नहीं लेगी, कर लो जो करना है। मरियम नवाज पाकिस्तान की सत्ता में शामिल पार्टी की लीडर हैं। उनकी जुबान से टपकते तेजाब का मतलब समझिए। शहबाज जानते हैं कि अभी चुनाव हुए तो हार तय है और चुनाव टालना है तो इमरजेंसी लगाना होगा। मौजूदा हुकूमत जो है वो भी इमरजेंसी लगा देती है या लगवा देती है तो वो अपने आप को इलेक्शन से भी बचा लेगी, नंबर 1। नंबर 2, उनको जनाब इमरजेंसी लग जाती है तो आवाम के अंदर एक साय ऑफ रिलीफ भी आ सकता है। नंबर 3, अगर जो बोझ उठाए हुए हैं सब लोग, वो बोझ भी हल्का हो जाएगा। सो इस इमरजेंसी की वजह से एक विन विन सिचुएशन बन सकती है सबके लिए। पाकिस्तान के लीडर्स के लिए ये भले ही विन विन सिचुएशन हो, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं आने वाला। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की का रास्ता निकलता है जमहूरियत से, लेकिन पाकिस्तान ये सबक 75 साल बाद भी नहीं सीख पाया। शहबाज भी अपने बुजुर्गों की दिखाई राह पर ही चल रहे हैं। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए कभी फौज के तलवे चाटते हैं तो कभी इमरजेंसी लगाने की तरकीबें खोजते हैं, और उनकी इसी कारगुजारी ने पाकिस्तान को सिविल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्ली इलेक्शन का ऑर्डर दिया तो मुल्क में हुकूमत चला रही पीडीएम के लीडर्स का पारा हाई हो गया। विरासत में हुकूमत पाने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कोर्ट पर जुबान का कोड़ा चला दिया। आपको हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका। ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुज़दिल रहे हैं, ये ताकतवर आमरों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। बिलावल साबित करना चाहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान डूब जाएगा, जबकि सच ये है कि पंजाब में इलेक्शन से पाकिस्तान डूबे ना डूबे, सत्ता का पीडीएम वाला गठजोड़ जरूर डूब जाएगा, क्योंकि शहबाज की हुकूमत ने अवाम के हिस्से में जो कंगाली बांटी है उससे बुरी तरह भड़के लोग इमरान के लिए मरने मारने को उतारू है। ये भी कहा गया कि इमरान खान ना है हो, ये तो चाहते ही हैं सारे, और हम हर तरह के हथकंडे जो है वो यूज कर रहे हैं। खुदा ना खासा अगर ऐसा कुछ हुआ तो इनके साथ वो होगा कि ये क़यामत तक याद करेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है, कि हमें समझते हैं ये भेड़ बकरियां। हाँ। लेकिन अब ये इनको पता नहीं है कि अभी ये कौम उठ चुकी है, जाग चुकी है। हमें इनके साथ बहुत बुरा होगा। अभी ये सर्वे आया 98% जो पब्लिक का ना रिएक्शन इमरान खान के साथ है। इमरान खान इसी पब्लिक सेंटिमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द इलेक्शन कराने की मांग पर अड़े हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वैसे भी इमरान की पार्टी का मजबूत किला रहा है, जिसे वो हर कीमत पर दोबारा हासिल करना चाहते हैं। और इलेक्शंस क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं। ये माफियाज हैं। इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिल्कुल ठीक कहा था, सिसिलियन माफिया है। इमरान को यह हौसला समर्थकों की जंगी तेवर वाली उस भीड़ से मिला जो हाथ में झंडे लेकर
24 घंटे उनके घर के बाहर तैनात रहती है। सिक्योरिटी अब आम कर सकती है इमरान खान की, हमें किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हम अवाम है अभी, इमरान खान अगर अच्छे लीडर हैं, अवाम का साथ देते हैं, तो उनको चाहिए कि ये अवाम जो है इमरान खान साहब का हिफाजत भी करनी जानते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने करके देखा ही है ना, अवाम ने नहीं इनको पकड़ने दिया। उनका कसूर क्या है? कोई भी नहीं। ठीक है, कहते हैं ये दहशतगर्द है, वो लंदन में बैठ के कहता है कि ये दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दी की है इन्होंने? भले ही दरवाजे पर सपोर्टर्स की भीड़ है, लेकिन घड़ी चोरी से लेकर देशद्रोह तक के मामलों में फंसे इमरान खान किस दिन धर लिए जाएं, कहना मुश्किल है। वैसे मुसीबत शहबाज के सिर पर भी कम नहीं है। अगर वो इमरान को पछाड़ने के लिए इलेक्शन से बचते हैं तो अवाम के गुस्से से लड़ना होगा, हमेशा के लिए फौज के अंगूठे तले रहना होगा। देखिए, शहबाज तो फौज की गुलामी करके अपने दिन गुजार लेंगे, लेकिन अहम सवाल ये है, वो सवाल है आवाम का कि वो कहाँ जाएगी। शहबाज ने महंगाई के इतने बम गिराए हैं कि पूरे मुल्क में कंगाली की आग लग चुकी है। 47% महंगाई दर वाले पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। जो गरीब हैं वो रोजा रखने को मजबूर हैं, और लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में कर्ज की दर बढ़ाकर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने लोगों को अब नया झटका दे दिया है। और महंगाई के बारूद से तबाही का यह रॉकेट गिरा है पाकिस्तान के होटल्स और रेस्टोरेंट पर। पाकिस्तान में इस वक्त होटल्स और रेस्टोरेंट में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। वजह तहरीके तालिबान या कानूनी संकट नहीं, बल्कि महंगाई है। आपने ये कहा ना कि आटे की लाइनों में, और यहाँ पे भगदड़ मच के 15 लोग शहीद हो चुके हैं। जिस बंदे का ये कॉन्सेप्ट है कि उसने हक के साथ खड़े होना है, उसको जीने का आपने हक ही नहीं देना। आपने उसको यहाँ पे सांस लेना भी 2 बार कर देना है, तो वो बंदा यहाँ पे रहेगा या वो बंदा बाहर जाएगा। पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री, फूड बाजार और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों का हाल बेहाल है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में यह दावा किया गया है कि कैपिटल इस्लामाबाद में 10 में से 9 लोगों ने महंगाई की वजह से होटल और रेस्टोरेंट का खाना छोड़ दिया है। आवाम ने मान लिया है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। गवर्नमेंट के खजाने खाली नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें खाली कर दिया है। हमें खाली कर दिया, मुल्क को खाली कर दिया। इससे पहले 25-30 रुपए भी बच जाते थे ना तो गुजारा हो जाता था। अब इसमें 100-150 भी बचे ना तो फिर भी गुजारा नहीं होता। शौक बड़ी चीज है, बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तानियों के शौक को शरीफ सरकार ने जो जोर का शौक दिया है, शौक को शौक मिला तो आवाम का शौक बाहर आ ही गया। गरीब आदमी को ऐसे समझते हैं जैसे किसी वक्त की भी कदर की जाती थी। अब गरीब आदमी की कदर ऐसे की जाती से भी बदतर। पाकिस्तान में हालात कितने भयावह हैं, ये इसी से समझ लीजिए कि भारत में महंगाई दर 6% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई दर 47% है। और तबाही का आगाज देखकर एक पाकिस्तानी ने अंजाम भी बता दिया है। इंशाल्लाह ताला ये देख रहे हैं ना कि लोगों के पास पैसे होंगे और चीज नहीं मिलेगी, लोग एक दूसरे से रोटियां छीन रहे होंगे। पाकिस्तान हाँ, ये पाकिस्तान के हालात बता रहा हूँ मैं आपको। पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान के हालात, हर आदमी तंग हुआ हुआ है। बिजली के बिल बढ़ा दिए, लोगों को तंग किया जा रहा है, नजायज चलान किए जा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी आवाम की जेब में जो रुपया है वो तेजी से गिर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। बैंकों ने लोन पर ब्याज दरें बढ़ाकर मिडिल क्लास को भी बर्बादी के बवंडर में लपेट लिया है। रमजान में भूख का ऐसा कहर दिखेगा, ये जिन्ना ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। ये तो मतलब एक आपने तंजन बात की या दुख से बात की, लेकिन हकीकत में तो यही था ना कि पाकिस्तान में मुसलमान दुनिया में अपना नाम करेंगे। पाकिस्तान बनने का मतलब कुछ और था, लेकिन ना ये बगैरती की है इन्होंने बगैरती करके उसे तबाह कर दी है। हर बंदा जो है ना इस वक्त भूख से मर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में आवाम मर रही है क्योंकि वहां के निजाम का जमीर मर चुका है और हुक्मरान गैरत का सौदा कर चुके हैं। चीन के डॉलर की चकाचौंध में पाकिस्तान ने अमेरिका से रिश्ते बिगाड़े थे, लेकिन पाकिस्तान डूबने लगा तो चीन ने भी अब पल्ला झाड़ लिया। अब IMF से कर्ज हासिल करने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के दरवाजे पर है। मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दोबारा इससे बुरा ही वक्त आना, सही नहीं आना, इतना मैं आपको बता दूं। हाँ जी, चाहे कोई जो मर्जी हुकूमत आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए। अब ना तो कोई उम्मीद बची है, ना कोई अरमान। पाकिस्तान की आवाम ने मान लिया है कि वो जिस मुल्क में रहते हैं वो बर्बाद हो चुका है। हमारे गांव से 4 बड़ी गाड़ियां जो होती है ना, बसें, 4 बसें हमारे गांव से लड़कों की जाती थी। ठीक हो गया, क्योंकि वो कह रहे थे यार हर एक बंदा जो है ना वहाँ पर 15 दिन बाद उनको पेमेंट होती है। हर बंदा कह रहा था यार कि हम लोग बहुत खुश है,
और वही बंदे आजकल घरों में या तो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक होगा, खुदकुशियां कर, या फिर वो मजदूरियां कर रहे हैं, और या फिर हालात से बिल्कुल तंग हो चुके हैं, सरवाइव कर रहा है। अब कुछ दिन और रुके, ये चीखें इतनी बढ़ जाएंगी कि इन लोगों के कान के पर्दे भी पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट करीब आ रही है। $1 की कीमत पाकिस्तान में 288 रुपए तक पहुंच गई है। एशिया के मुल्कों पर नजर मारे तो शायद श्रीलंका की करेंसी ही पाकिस्तान से नीचे हो। अवाम भी मानने लगी है कि श्रीलंका की तरह अब पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। 30 जून के बाद फिर $25 अरब हमने अदा करने, तो ये एक गलत फहमी में बैठे हुए। इसका मतलब है हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। 300 रुपए में डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है बाजार में। आप सामान लेने जाए, आप सोचें कि 400 रुपए दर्जन केला यार। पाकिस्तान को सबसे बड़ी राहत IMF के बेल आउट पैकेज से है, लेकिन अभी तक IMF ने पैकेज लटका रखा है। पाकिस्तान में PM और फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका से सऊदी तक गिड़गिड़ा रहे हैं, कर्ज के नाम पर भीख मांग रहे हैं। आश्वासन हर तरफ से मिल रहा है, लेकिन अभी तक चवन्नी तक नहीं खनकी है। 6 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई, जिस बैठक में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के सामने पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने बाकायदा हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया कि किसी भी तरह से IMF का लोन दिला दीजिए। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि पहले सऊदी और UAE से मदद मांग कर देखा जाए। एक राजदूत के आगे वित्त मंत्री गिड़गिड़ा रहा है, और जो इमरान खान सरकार में मंत्री थे वो इसलिए जश्न मना रहे हैं कि उनकी बजाय शरीफ सरकार पर रोम के नीरो बनने का ठप्पा लगा है। इस वक्त हम होते तो हमारा इनसे भी बुरा असर होता। अच्छा। वो जो इमरान खान कहता है ना, एक पहाड़ ऊपर से गिर रहा था और वो मैं नीचे खड़ा था, वो पहाड़ पूरा मेरे ऊपर आ रहा था, तो मुझे अलग कर दिया और नीचे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को दे दिया। बिल्कुल ठीक कहता है। वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि अगर पाकिस्तान को अर्जेंट विदेशी कर्ज नहीं मिला तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। दिवालिया होने के कलंक से सरकार बचना चाहती है। संतरी मंत्री सब कर्ज के लिए बीजिंग से बहरीन तक दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन अवाम ने मान लिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। हमें इस वक्त इंडिया की जरूरत है। हम डूब रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं चौधरी साहब। ये पाकिस्तान के हालात उससे ज्यादा बिगड़े जा रहे हैं। ये तो श्रीलंका से बदतर हाल ना हो जाए। देखिए, पाकिस्तान पर महंगाई और कंगाली का डबल अटैक हुआ है और दूसरी तरफ इजराइल के 2 दुश्मनों ने भी उसके खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में 2 इजरायली महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि इससे पहले इजराइल ने फिलिस्तीन और लेबनान दोनों को करारा जवाब दिया। गाजा पट्टी और लेबनान में रात भर एयर स्ट्राइक की गई। अल-अक्सा मस्जिद वाले इजरायली ऑपरेशन से जो चिंगारी सुलगी, उसकी आग गाजा पट्टी और लेबनान में भी दिखाई दी। अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्स के ऑपरेशन के जवाब में जैसे ही लेबनान का रॉकेट लॉन्च हुआ, इसके फौरन बाद इजराइल का ऑपरेशन द स्ट्रॉन्ग हैंड शुरू हो गया। हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई और उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। रात में चिंगारी उठ रही थी और सुबह सब कुछ खंडहर बन गया। जहां एयर स्ट्राइक की गई वहां सिर्फ बर्बादी का मंजर था। कारें कबाड़ बन चुकी थी, बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। जो कुछ बचा था लोग उसे सहेजते हुए नजर आए। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में 2 सुरंगों और 2 हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के इस ऑपरेशन को खुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दिया था। हालांकि गाजा की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए। सोशल मीडिया पर स्प्राइटर नाम से ट्विटर हैंडल से रॉकेट अटैक के दावे वाले वीडियो फ्लोट हुए। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा से उग्रवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिए। इसके बाद दक्षिणी इजराइल में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि ये साल 2006 के बाद सबसे बड़ा रॉकेट हमला है। टेम्पल माउंट की यथास्थिति बदलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम शांति की बात कर रहे हैं और इसके साथ उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहां तक एग्रेशन की बात है तो हम दुश्मनों पर वार करेंगे और वो किसी भी आक्रामक कार्रवाई का अंजाम भुगतेंगे। नेतन्याहू के बयान का मतलब था कि इजराइल का ऑपरेशन द स्ट्रॉन्ग हैंड नाम का यह ऑपरेशन सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं था। इसके टारगेट पर साउथ लेबनान भी था, क्योंकि इजराइल के मुताबिक हमले की शुरुआत लेबनान की तरफ से हुई थी। बैक टू बैक नॉर्दर्न इजराइल में करीब 3 दर्जन रॉकेट दागे गए थे। इसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने उस साइट को ही बर्बाद कर दिया जहां से रॉकेट्स दागे गए थे। एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में भी बर्बादी के निशान नजर आए। जो गोलीबारी की गई उसकी वजह से कई जगह नुकसान हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि इजराइल के हमलों में कुछ रिहायशी इलाके भी जद में आ गए। रिफ्यूजी कैंप पर भी हमले की बात सामने आई है।
हालांकि इन सब के बीच एक बार फिर अल-अक्सा मस्जिद में बवाल शुरू हो गया। इजराइल के पुलिस फोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई और कई लोगों को मस्जिद से हटा दिया गया। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों की भी। देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ। अल-अक्सा मस्जिद वाला ऑपरेशन इजराइल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अब तुर्की ने भी इजराइल को धमकी दे दी है। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल अकेला बिल्कुल ना समझे। हालांकि जिस वक्त तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज हुआ उसी दौरान मस्जिद में नए विवाद का दूसरा चैप्टर ओपन हो गया। यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद में कई लोग जमा हुए थे। जुमे की नमाज अदा करने के लिए दूर दूर से लोग आए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी एक सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। इजराइल के विदेश मंत्रालय का दावा है कि फिलिस्तीन के लोगों ने पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये लोग दंगा करने के मकसद से दाखिल हुए। इस दौरान इजराइल ने मस्जिद के कंपाउंड का एक और वीडियो शेयर किया। पुलिस के मुताबिक फजर की नमाज के बाद कई लोग भड़काऊ नारेबाजी करने लगे और कई तो ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। पुलिस का दावा है कि इनमें से कुछ लोगों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद भगदड़ का माहौल बन गया। हालांकि दावा है कि इसके बाद इजराइल की पुलिस मस्जिद कंपाउंड के अंदर घुसी और फिर उन्हें हटाना शुरू कर दिया। इस तरह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। यही नहीं, इजराइल के अल-अक्सा मस्जिद वाले ऑपरेशन के बाद से ही लगातार कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अरब लीग का आरोप है कि अल-अक्सा मस्जिद में जिस तरह इजराइल ने हिंसा की, जिस तरह नमाजियों को खदेड़ा, उसी के चलते हिंसा की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान के साथ तुर्की के प्रेसिडेंट ने भी इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया। asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. इस तरह के हमलों को लेकर तुर्की खामोश नहीं रह सकता। अल-अक्सा हमारी लाल लकीर है। हमारे फिलिस्तीन के भाई और बहन अकेले नहीं हैं। अल-अक्सा मस्जिद में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन इजराइल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। इजराइल के प्रधानमंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि इजराइल की सिक्योरिटी से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा, जिस तरह के एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, वो लिया जाएगा। यानी अल-अक्सा पर अदावत जारी रहेगी। और उस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 733 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली नहीं, देश के कई हिस्सों में कोरोना के ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों के बाद कोरोना से सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर 20% कोरोना संक्रमण की दर 20% तक पहुंच चुकी है। दिल्ली नहीं, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसलिए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। और देखिए बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ना है दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। ये वायरस एक बार फिर बढ़ने लगा है और अब डेली केसेस लोगों की चिंता की वजह बन रहे हैं। और ये चिंता लाजमी भी है क्योंकि पिछले 3 दिनों में कोरोना छलांग मारकर 6000 ही बन गया। 7 महीने यानी करीब 210 दिनों बाद देश में कोरोना के नए मामले 6000 से ऊपर हैं। ग्राफिक से कोरोना की खतरनाक होती चाल को समझिए। 1, 2 और 3 अप्रैल को कोरोना के रोजाना 3-3 हजार मामले सामने आए थे। 4 अप्रैल को जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिगर्स रिलीज की तब पता चला कि वायरस 4400 का आंकड़ा पार कर गया। 5 अप्रैल को 5000 का बैरियर टूटा और 6 अप्रैल को 6050 नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। अब आंकड़ों को मार्च महीने से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी सीरियस होती जा रही है। मार्च के 31 दिनों में कोरोना के 31,902 केस सामने आए थे। इसके मुकाबले अप्रैल के 6 दिनों की बात करें तो अभी तक ऑलरेडी 26,523 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कोरोना पर एक्सपर्ट्स कमेटी का इनपुट मिलने के बाद केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, कोरोना की सिचुएशन को रिव्यू किया और कई दिशा निर्देश जारी कर दिए। हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यों को निर्देश जारी किए, कोरोना वाले इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करें, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाए, अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। अब हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। हमने अपने सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। सारी हमारी जो लैब्स हैं आरटीपीसीआर हमने हर जिले में लगा रखी हैं। लगभग गुड़गांव और
फरीदाबाद के ही जो है वो 69% है। कोविड-19 की जिस तरीके से फिर देश में कुछ राज्यों में कोविड-19 की विभीषिका सामने आई है, उसको दृष्टिगत करते हुए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि पूरे देश के स्तर पर कोई एसओपी जारी किया जाए ताकि इसको समय रहते हुए रोका जाए। एक इशू बूस्टर डोज को लेकर भी था। सूत्रों के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों से कहा है कि वो लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रेरित करें, लोगों को जागरूक किया जाए। इस वक्त ढिलाई बरतने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि मीटिंग से पहले ही मनसुख मांडविया ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए मैसेज जारी कर दिया। जब कोविड क्राइसिस चल रही थी उस वक्त हमने 150 कंट्री में मेडिसिन दी, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई। हमने दुनिया को मदद की थी क्योंकि वो दुनिया के सामने संकट था और ये हमारा दायित्व है कि ऐसी स्थिति में हम दुनिया को मदद करें। दूसरा, हमने क्वालिटी के साथ भी बार्गेनिंग नहीं किया। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की। कहाँ से ऐसी शिकायत नहीं आई थी कि आपके यहाँ से प्रीवियस मेडिसिन हमारे कंट्री में आ गए और उसके ड्रग्स कंट्रोलर ने उसको रिजेक्ट किया। हालांकि मीटिंग के बाद कोरोना को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तय हुआ। पता ये चला कि 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें सभी हेल्थ मिनिस्टर्स अस्पतालों का दौरा भी करेंगे और ऑक्सीजन प्लांट समेत दूसरी फैसिलिटीज को रिव्यू किया जाएगा। देखिए, कोरोना के हालात को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सिचुएशन को लगातार एसेस किया जा रहा है और लोगों को भी अब सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे आगे हालात बेहद चिंताजनक बन सकते हैं। खासकर उन राज्यों में सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है जहां नए केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसे स्टेट्स आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। 24 घंटे में जो 6050 नए केसेस सामने आए हैं, उनमें से 4037 सिर्फ 5 राज्यों से मिले हैं। इसमें केरल सबसे टॉप पर है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 1936 नए केसेस मिले हैं। केरल ही वो राज्य है जहाँ भारत में सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी थी। एक बार फिर केसेस बढ़ना लोगों की टेंशन को बढ़ा रहा है। इसी तरह का ट्रेंड महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना के 800 से ज्यादा मामले सामने आए। सोलापुर, नागपुर, पुणे के अलावा अकोला और मुंबई में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 2 हफ्ते में कोविड के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, देश भर के अंदर। लेकिन अधिकतर जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड है, या कह सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक टाइप के केसेस है। सीवियरिटी टाइप के केसेस नहीं है। काफी दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में अब 600 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। पता ये भी चला है कि पिछले 1 हफ्ते में नए मरीजों की संख्या 3000 को पार कर चुकी है। इसी तरह गाजियाबाद और नोएडा में भी चाइनीज वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 2 दर्जन नए कोरोना के मरीज मिले हैं और कोरोना के एक्टिव मरीज भी जिले में 100 के ऊपर है। तो यह स्थिति सामान्य है, कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। टेस्टिंग हम बहुत अच्छी मात्रा में कर रहे हैं तथा हमने हॉस्पिटल्स भी अपने तैयार किए हुए हैं। जहाँ तक पूरे यूपी का सवाल है तो अब तक 232 नए मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन कितना अलर्ट है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सभी अस्पतालों में 10-10 बेड कोविड मरीजों के लिए तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जरूरत के हिसाब से इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी वेव आ गई है कोविड की, बट हाँ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो हमें उसके लिए ध्यान देना जरूरी है। वैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी उन राज्यों में शामिल हैं जहां कोरोना का वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा है। हिमाचल में गुरुवार को 367 जबकि गुजरात में 327 नए मरीज सामने आए। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना के मामलों को लेकर बड़ी बात कह दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, अगर वकील चाहें तो ऑनलाइन मोड पर अपने केसेस की पैरवी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ केसेस कोर्ट रूम में सुने जाएंगे जबकि कुछ केसेस ऑनलाइन सुने जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में ही फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू कर दी थी, लेकिन जिस तरह से अचानक कोरोना की स्पीड बढ़ी है और जिस तरह देश की सबसे बड़ी अदालत इसका संज्ञान ले रही है, उससे लगता है कि राज्य सरकारों को सख्त पाबंदियां लगानी पड़ सकती है। इसका एग्जाम्पल सामने आ भी गया है। पुडुचेरी में पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अब जरूरी हो गया है। स्वागत है आपका और उस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की उड़ान में एक बार फिर चौंकाने वाली घटना सामने आई है।
नशे में धुत यात्री ने विमान का इमरजेंसी डोर फ्लैप खोलने की कोशिश की। नशे में धुत यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिगो ने 40 वर्षीय यात्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और उसे बेंगलुरु पहुंचने पर सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट में एक बार फिर चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत एक यात्री ने विमान का इमरजेंसी डोर फ्लैप खोलने की कोशिश की। और देखिए, ड्रैगन ने दुनिया के अमन के लिए एक बार फिर एक नया खतरा खड़ा कर दिया है और अब जो खबर आई है वो चीन के इसी चरित्र का सबूत है। चीन अब भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर की जासूसी के लिए नई पैंतरेबाजी कर रहा है और इसके लिए वो श्रीलंका को मोहरा बनाने को निकल चुका है। बीजिंग वाले लाल कप्तान ने कर्ज देकर पहले श्रीलंका को गुलाम बनाया, अब उसकी जमीन को साजिश का शतरंज बनाना चाहता है। मकसद है समंदर में जासूसी का नया जाल बिछाना। शी जिनपिंग के शॉकिंग प्लान को लेकर ब्रिटेन की मीडिया ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब श्रीलंका के जंगल में पावरफुल रेडार लगाना चाहता है। ये चीन का रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन होगा। चीन ने इसके लिए श्रीलंका से परमिशन मांगी है। चीन जिस डोंड्रा की खाड़ी में ये रडार लगाना चाहता है वो एक समय में श्रीलंका की राजधानी रह चुकी है। हाल के दिनों में बीजिंग ने अपना सैटेलाइट प्रोग्राम बहुत तेज किया है। चीन का कहना है कि सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए उसे ग्राउंड स्टेशन की जरूरत है, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने जो खुलासा किया है वो बहुत खतरनाक है। ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक चीन का ये रेडार इतना शक्तिशाली होगा कि वो हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की परेशानी बढ़ा सकता है। श्रीलंका ने अगर ये रेडार लगाने की इजाजत दे दी तो इसकी मदद से चीन, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की नेवल एक्टिविटीज पर नजर रख पाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक अड्डे डिएगो गार्सिया की भी जासूसी कर सकता है। भारत के कुरुनकुलम और कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट पर भी नजर रख सकता है। श्रीहरिकोटा, चांदीपुर और दूसरे कई सैन्य अड्डों की जासूसी भी चीन कर सकता है। श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहले ही कब्जा कर चुका है। अब उसने श्रीलंका को ऑफर दिया है कि वो चाहे तो कर्ज की अदायगी 2 साल तक रोक सकता है, लेकिन इसके बदले रेडार स्टेशन बनाने की इजाजत देनी होगी। फैसला श्रीलंका को लेना है, लेकिन फैसला लेते वक्त वो भारत के एहसान को याद रखता है या नहीं, ये पता जल्द लगेगा। देखिए, एक खतरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी खड़ा है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। पॉर्न स्टार केस में नाम आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता के सामने खुद को विक्टिम की तरह पेश करना शुरू कर दिया है और कुछ सर्वे की माने तो ट्रंप को इसका फायदा भी मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तरह का सर्वे खुद बाइडेन के होम स्टेट में किया गया। पता ये चला कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एडल स्टार स्टॉर्मी डैनियल का मामला फायदेमंद साबित हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी वाला एपिसोड राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रेसिडेंट बाइडेन का होम स्टेट है पेंसिल्वेनिया। यहाँ कंजर्वेटिव कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने एक सर्वे करवाया। सर्वे के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में 34% लोग फिर से डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना चाहते हैं, जबकि 26% लोगों ने रॉन डेसेंटिस को राष्ट्रपति का चेहरा बताया। इस सर्वे में जो बाइडेन तीसरे नंबर पर रहे, 24% लोगों ने प्रेसिडेंट बाइडेन के पक्ष में वोट डाला। यानी स्टॉर्मी डैनियल वाले एपिसोड के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टा सर्वे में अब भी लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एक और सर्वे में ट्रंप को बाइडेन से 7 पॉइंट आगे दिखाया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 2024 में होने हैं और स्टॉर्मी डैनियल के मामले में ट्रंप की कोर्ट में अगली पेशी 4 दिसंबर को होनी है, यानी तब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का शोर बहुत जोरों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद को 2024 की रेस के लिए कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन बाइडेन ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि अब जो सर्वे आ रहे हैं उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक के बीच अपनी बात रखने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के काम को लेकर और खुद बाइडेन को लेकर लोगों में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। ट्रंप का क्या होगा वो तो राम ही जाने, लेकिन भारत में प्रभु श्री राम के भक्तों का जोश हाई है। करीब 2 हफ्ते बाद अयोध्या में रामलला का जलाभिषेक होने वाला है। वैसे जलाभिषेक तो पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार का मौका खास है। इस बार 155 नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। इन 155 नदियों में पाकिस्तान में बहने वाली रावी का पानी भी शामिल है। तारीख होगी 23 अप्रैल, वक्त होगा सुबह 10 बजे और जगह होगी अयोध्या।
रामलला के जलाभिषेक के लिए 155 देशों की नदियों का पानी अयोध्या पहुंच चुका है। इंतजार है तो 23 अप्रैल का, जब ये महा आयोजन साकार होगा। इन 155 नदियों में पाकिस्तान में बहने वाली पवित्र रावी नदी का भी जल है, यूक्रेन में बहने वाली नदी का भी जल है और रूस में बहने वाली नदी का पानी भी है। ट्रिनिडाड टोबैगो से भी मिला, सूरीनाम से भी मिला, मॉरिशस से भी मिला, फिजी आइलैंड से भी मिला, चाइना से भी मिला, यूक्रेन और रशिया जो आपस में द्वंद्व और युद्ध कर रहे हैं उन दोनों देशों से भी मिला। अभी जिन्हें आपने सुना उनका नाम विजय जॉली है। इन्हीं के एनजीओ ने दुनिया भर की नदियों के जल को एकत्रित किया है। पाकिस्तान में मौजूद राम भक्तों के हाथों से नदियों का जल अयोध्या तक पहुंचाना एक टफ टास्क था। मैं पाकिस्तान के अपने उन हिंदू मित्रों और भाइयों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सार्थकता से, सजगता से, सक्रियता से उस जल को, पाकिस्तान के रावी नदी के जल को पाकिस्तान से पैक करके दुबई भेजा और दुबई से मैंने उसको भारत में मंगवाने में सफलता हासिल की। 23 अप्रैल को होने वाले इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कई एनआरआई और कई देशों के राजनयिक भी रामलला के अलौकिक जलाभिषेक के साक्षी बनेंगे। राम तेरे रूप अनेक, कई लोगों के लिए राम आस्था का विषय है, तो इसी मुल्क में राम के नाम पर सियासत भी होती रही। हालांकि अब अयोध्या में दिव्य राम मंदिर बन रहा है और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कह चुके हैं कि 2024 में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। वैसे अमित शाह ने राम के नाम पर मिशन यूपी का भी आगाज कर दिया है। और कौशाम्बी में अपनी पहली पब्लिक मीटिंग में अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी रहे। संसद सत्र के हंगामे को लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर करारा वार किया, कह दिया कि एक व्यक्ति की वजह से सत्र चलने नहीं दिया गया। अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज किया, कहा मैदान आप तय करिए, बीजेपी चुनावी समर के लिए तैयार है। शाह ने कहा इस बार बीजेपी फिर 300 के पार। इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है, राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दोनों हाथ करने के लिए तैयार। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते, क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है, देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी की सरकार। असल में अमित शाह कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर थे। दोनों जिलों में ही कई सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, लेकिन विरोधियों पर तीखे हमले भी किए। राहुल के बाद बारी समाजवादी पार्टी और बीएसपी की थी। अमित शाह ने राम मंदिर के नाम पर दोनों सियासी दलों को घेरा, कहा दोनों पार्टियों ने राम मंदिर को लेकर काफी अड़चने डाली थी, लेकिन अब मंदिर तैयार हो रहा है। हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर जहां उनका जन्म बना था वही, अगर कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी, मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे अयोध्या में। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कौशाम्बी में हुंकार भरी, बीजेपी के विकास वाले विजन का ब्लूप्रिंट रखा, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। योगी ने कह दिया पाकिस्तान भूखों मर रहा है, जबकि हिंदुस्तान में करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है
सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसका मतलब साफ है, यूपी चुनाव में बीजेपी मोदी के काम पर, राम के नाम पर जनता के बीच में जाने की स्ट्रैटेजी बना चुकी है। इसके साथ ही पाकिस्तान का मुद्दा भी बीच बीच में गूंजता रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव है और कांग्रेस ने अभी से यहां चुनावी लड़ाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के निशाने पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो 2018 में उसकी जीत के केंद्र में थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ। जहां तक श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध है, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अवैध तरीके से गिराया, किसी और के ऊपर लांछन लगाने का कोई हक नहीं। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। वो अपने महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस से भागे। टीवी कैमरों से लेकर ट्विटर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। कभी राहुल के बेहद करीबी रहे ज्योतिरादित्य को अब राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश इतिहास का गद्दारी वाला पाठ याद दिला रहे हैं। इतिहास के आईने में सिंधिया को गद्दार कहा जा रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इतनी हमलावर हो गई है? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं? इस सवाल का जवाब है चुनाव। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में सिंधिया बड़ा फैक्टर होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजबूत गढ़ है। ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की 34 सीटें हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में इस अंचल में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थीं। 2018 में बीजेपी को इस अंचल में 7 सीटें मिली थीं, जबकि 2013 में कांग्रेस को इस अंचल में 12 सीटें मिली थीं। वहीं बीजेपी को 2013 में 22 सीटें मिली थीं। सियासी जानकार कहते हैं कि सन 2018 में 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में वापसी ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के चलते हुई थी, लेकिन 2020 में इसी रीजन के चलते कांग्रेस की सरकार गिरी भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी। नतीजा ये रहा, कमलनाथ की सरकार गिर गई और उसके बाद ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। यहाँ बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थीं। बाद में भिंड से बीएसपी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। मौजूदा समय में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से बीजेपी के पास 17 और कांग्रेस के पास भी 17 सीटें हैं। यानी फिलहाल सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर खड़े हैं, लेकिन दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस को फिर मध्य प्रदेश में वापसी करनी है तो उसे ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले प्रदर्शन को दोहराना होगा। लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस सिंधिया को गद्दार घोषित कर सहानुभूति वाला दांव चलना चाहती है और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।